आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों को, मित्रों को, सहयोगियों को, शुभचिंतकों को, प्रशंसकों को और विरोधियों को भी सुल्तान भारती की तरफ से स्वागत है। खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, 5 राज्यों में पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और यूपी चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सेनाएं अपनी अपनी सारे दल भेज चुके हैं रणभूमि में। जैसे जो तारीखें आ रही हैं उस हिसाब से वहाँ पर घोषणा पत्र में जन्नत और विकास बांटा जा रहा है, जिसकी जो इच्छा हो। ये 10 तारीख से लेकर 10 फरवरी जब चुनाव का पहला चरण होगा, 10 फरवरी से लेकर और 7 मार्च तक जन्नत ही जन्नत, विकास ही विकास, मौज ही मौज, वो सारी चीज़ें बांटने वाले आएंगे जो आज तक 5 साल में नसीब नहीं हुई थी। हर पार्टी के अपने अपने सांता क्लॉज हैं, हर पार्टी के अपने अपने तारनहार हैं और हर पार्टी के अपने अपने टोकरे हैं। दिसंबर में जब सांता क्लॉज नहीं आए बांटने के लिए, तो सिर्फ इसीलिए नहीं आए कि वो फरवरी में पूरी बहुमत से आने वाले थे। अब फरवरी में एक और दिक्कत है, फरवरी में वैलेंटाइन आता है 14 तारीख को, और 14 तारीख को कई राज्यों में चुनाव भी हैं कुछ कुछ सीटों के लिए। तो देखना यह है कि किसको बसंत मिलता है और किसको वनवास। यह अलग बात है, लेकिन चल के देखते हैं कि इनकी कोशिशों ने, पार्टियों ने, किस किस राज्य की जनता ने ये कोशिश किया है कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो। हालात क्या हैं, चल के देखते हैं सिलसिलेवार। तो सबसे पहले पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर 2 पार्टियों में प्रमुख मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस, जिसके नेता चरणजीत सिंह चन्नी है, और आम आदमी पार्टी, जिसके नेता भगवंत सिंह मान है। क्योंकि केजरीवाल जी ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत सिंह मान है कि अगर पार्टी बहुमत में आई, जिसके इम्कान, जिसके असरात, जिसके इशारे और जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल मानी जा रही है, तो अगर ऐसा हुआ, बहुमत में पार्टी आई और वो सत्ता में 69 सीटों का चुनावी आंकड़ा पार करते हैं, तो फिर भगवंत मान वहाँ से मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि पहला जो चुनाव सर्वे आया, किसी पार्टी ने चुनाव सर्वे दिया, उसमें भी उन्होंने दिखा दिया कि इस बार पंजाब में सत्ता परिवर्तन तय है और वहाँ पर कांग्रेस की जगह पर आम आदमी पार्टी आने की फुल तैयारी है। इसलिए फिलहाल दिल्ली से लेके और अमृतसर तक आम आदमी पार्टी के बल्ले बल्ले हैं और नारा भी लग रहा है, आम आदमी पार्टी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। लेकिन हकीकत क्या है, चुनाव के नतीजे आखिरी वक्त में भी बदल सकते हैं कभी न कभी, क्योंकि वोटर की मानसिकता का कुछ भरोसा नहीं है। कई चीज़ें इस चीज़ का मैटर करती हैं कि आखिरी वक्त में वोटर किसकी तरफ जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं। फिलहाल एक और सर्वे आया जिसमें कांग्रेस को बहुमत में जाता दिखाई दिया। एक और सर्वे, सब बड़ा विलक्षण, बड़ा दिव्य सर्वे आया कि जो तीसरे नंबर में बताए जा रहे हैं शिरोमणि अकाली दल और भाजपा संगठन, वो भी सत्ता में आ रहे हैं। तो फिलहाल इस कन्फ्यूजन के बीच में ठीक दावा करना बड़ा मुश्किल है कि 10 मार्च को किसके हत्थे सत्ता सिंहासन लगेगा और किसके हत्थे वनवास। चलते हैं गोवा की तरफ। गोवा में सबसे कम 40 सीटें हैं और यहाँ पर मेन मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस, सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। पिछली बार सत्ता के खेल में, सीटों के खेल में तो ठीक ठाक है, लेकिन सत्ता के खेल में कांग्रेस हार गई, जैसे कई जगह से हारती लगातार चली आ रही। लेकिन इस वक्त वहाँ मुकाबला सीधा नहीं है। इस वक्त एक प्रबल दावेदार के साथ में आम आदमी पार्टी ने दाखिल होकर गोवा का मुकाबला तिकोना बना दिया है और वो इसका गणित इस तरह है। केजरीवाल जी ने वहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर जिस
शख्स का चेहरा फोकस किया है, सबको बताया है और खुलासा किया इस चीज़ का कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे अमित पालेकर। जी हाँ, अमित पालेकर जो भंडारी समाज से आते हैं और एक बहुत जाने माने समाज सेवक हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का आधारभूत वोट जो है वो समाज सेवकों की तरफ ही जाता है। और इसमें जितने बैठे हुए एक से एक दिग्गज समाज सेवक हैं जो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बैठे हैं। इन सब का इतिहास है समाज सेवा का। तो वहाँ भी इन्होंने एक समाज सेवक को ही चुना है जो ओल्ड गोवा हेरिटेज का आंदोलन चलाकर कोरोना काल में बहुत मेहनत करके और हर मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले अमित पालेकर 46 साल के ये जवान जाने माने समाज सेवक तो है ही, धंधे से वकील भी हैं, लेकिन वकालत से ज़्यादा वकालत का इस्तेमाल कोर्ट में करने से ज़्यादा वो समाज में करते हैं। और सबसे बड़ा पक्ष जाता है अमित पालेकर के हक में कि आज तक कभी किसी पार्टी ने वहाँ भंडारी समाज के किसी बंदे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गोवा की कुल आबादी में भंडारी समाज की आबादी का प्रतिशत 38 से लेकर 42% तक है। यानी अगर वो सत्ता में नहीं आते तो भी उनके खाते खुलेंगे, उनके विधायक आएंगे और हो भी सकता है कि आखिरी वक्त में ये चुनाव प्रचार के ऊपर, प्रचार सामग्री के ऊपर, उनकी मेहनत के ऊपर, संसाधन के ऊपर डिपेंड करता है कि आम आदमी पार्टी इस पॉसिबिलिटी को, इस समानांतर समीकरण को सत्ता के पक्ष में, जीत के पक्ष में कितना मोड़ पाती है। खैर, अब हम बात करते हैं 60 सीटों वाली मणिपुर की। मणिपुर में पिछली बार 2017 में जब इलेक्शन हुआ था वो विधानसभा का, तो बड़ा दिलचस्प नतीजे आए थे। कांग्रेस 28 सीटें पाकर भी विपक्ष में बैठी और 21 सीटों के साथ में सत्ता के समीकरण में, वोटों के खरीद फरोख्त में, या ये कहो कि क्या कहते हैं, लोगों को अपनी तरफ लुभाने में, भविष्य के सपने दिखाने में, किसी भी तरफ है 21 सीटों के बावजूद भाजपा वहाँ सत्ता में आ गई और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने। वो हुआ ऐसे कि 21 सीटों वाली भाजपा को चाहिए था बहुमत के लिए कितने, 31 वोट, 31 सीटें चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें दूर थी। 28 सीटें जीत चुकी थी और 3 विधायकों की ज़रूरत और भी थी, लेकिन फिर भी वो तोड़ नहीं पाए। और सत्ता के इस खेल में बीजेपी ने नगा पीपुल्स फ्रंट और नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायकों के साथ लोजपा का 1 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक को जोड़कर सत्ता सिंहासन हासिल कर लिया। बात अब करते हैं हम जल्दी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि दिल्ली की तरह वहाँ भी 70 विधानसभा सीटें हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भी केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़े समाज सेवक, रिटायर्ड फौजी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और वो है कर्नल अजय कोठियाल, जो एक बहुत बड़ा समाज सेवी संगठन भी चलाते हैं, जो नौकरियों में, सेना में और दूसरे राष्ट्र निर्माण के कामों में युवाओं को निःशुल्क सहायता दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, उनको अपना चेहरा घोषित किया है। और दूसरी जो उनके पक्ष में, आम आदमी पार्टी के पक्ष में सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदे वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे उत्तराखंड की उथल पुथल में कम से कम 5 सालों से आम आदमी पार्टी नज़र रखे हुई थी और कम से कम 3 सालों से इनके समर्पित कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था वहाँ पे समाज सेवा में लगा हुआ है, काम कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, संगठन खड़ा कर रहे हैं। और ये सब कर रहे हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के युवा नेता दिनेश मोहनिया जी के संपर्क में। तो उनकी मेहनत रंग लाई, जो उन्होंने एक ऐसे इतने बड़े समाज सेवी को तलाश भी लिया और उनके सिफारिश पर, उनके बताने के बाद में, और खुद केजरीवाल जी ने जो समीक्षा की तो उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। फिलहाल बड़ी ज़बरदस्त टक्कर है। टक्कर तो मेन
भाजपा और कांग्रेस में ही है, लेकिन इनकी तीसरी उपस्थिति से आम आदमी पार्टी के कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सीटों के बारे में उनके खाते, आम आदमी पार्टी के खाता खुलना तय है। वो सीटें 2 से लेकर 7 तक कोई भी हो सकती है, और हो सकता है कि यह आंकड़ा मतदान के दिन तक काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। बहरहाल अब बात करते हैं असली रणभूमि की, महाभारत की, यानी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जहाँ पर धार्मिक मसले बहुत हैं, जहाँ पर सांप्रदायिक मसले बहुत हैं, जहाँ पर समस्याएं बहुत हैं, जहाँ पर विकास भी बहुत बड़ा है, और जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, और जिसमें 403 सीटों वाले इस विधानसभा का चुनाव भी 7 चरणों में होना है। यहाँ पर हर पार्टी ने अपनी ताकत झोंक ली है। कांग्रेस ने यहाँ पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया हुआ है। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, और उनके स्टार प्रचारकों की सूची 50 तक पार कर गई है, जबकि आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक 15 से 20 हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा बनाम सपा में है, जिसमें अभी तक भगदड़ के आधार पर अगर लोकप्रियता और सत्ता की नज़दीकियां नापी जाएं तो सबसे ज़्यादा भाजपा से सपा में भागने वालों की संख्या है। इस आधार पर देखा जाए और सोशल मीडिया पर भरोसा कीजिए, या और निजी तौर पर इकट्ठा किए आंकड़े देखे जाए, तो समाजवादी का स्थान इस दौड़ में सबसे आगे है, और वही सत्ता के नज़दीक जाती प्रतीत हो रही। लेकिन 7 चरणों में कितनी उठापटक होती है, कितने बदलते हैं, कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस सत्ता की दौड़ में लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रही है, और उनकी पहली 89 जो 89 उम्मीदवारों की सूची आई थी, उसमें महिलाओं को उन्होंने अपने वायदे के मुताबिक 37 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, और अभी तो बहुत बाकी है। हर पार्टी के अपने दावे हैं। यहाँ पे बहुत ताकत के साथ में 100 सीटों पर AIMI भी लड़ रही है, और असदुद्दीन भाईजान के पक्ष में उनकी सभाओं में युवा मुस्लिमों का सबसे बड़ा जमघट देखा जा रहा है। और ये जमघट अगर वोटों में कन्वर्ट होता है तो खाते खुलने के साथ साथ AIM किसी के पक्ष में जन्नत दे सकती है और किसी को बनवास दे सकती है। यानी सत्ता की चाबी कही जाए तो इसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं है कि भाईजान के हाथ में है। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर कमान जो है एक धुरंधर नेता के पक्ष में है, जो यूपी के हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, बड़े ज़बरदस्त बोलने वाले हैं, बहुत बड़े समाज सेवक हैं, जिनका शायद मुकाबला नहीं किया जा सकता। कि समाज सेवा में आने से पहले 16 साल अपनी प्राइम लाइफ का, ज़िंदगी का उन्होंने दे रखा है, और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रभारी भी हैं। जी हाँ, संजय सिंह जी, उन्होंने जो संकल्प पत्र तैयार करवाया है, या उनके सुझाव से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत के सबसे बड़े जानकार वो हैं, उस हिसाब से जो संकल्प पत्र उसमें है, महिलाओं का एक बड़ा तबका उनकी तरफ जा सकता है, क्योंकि उनके लिए 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीने का भत्ता भी है, 300 यूनिट फ्री होने का लंबा आकर्षण भी है, बसों में दिल्ली के महिलाओं की तरह मुफ्त घूमने का आमंत्रण भी है। और सबसे बड़ी बात कि दवा के मामले में सबसे ज़्यादा जूझते, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब अगर उत्तर प्रदेश की है, तो उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण आम आदमी पार्टी ने ये दिया है कि दिल्ली की तर्ज पर ग्राम क्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की उसमें इतना ही। उत्तर प्रदेश में दावा नहीं किया जा सकता, और अगर अभी वर्तमान में दावा किया जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता की दौड़ में सबसे आगे नहीं, सबसे पीछे भी नहीं, तो बीच में तो ज़रूर है, कहीं ना कहीं खड़ी हुई है। और अगर सत्ता की दौड़ में कोई सबसे आगे इस वक्त चल रहा है तो वह सपा है। फिलहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।